क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, फिर भी अंदर से घुट रहे हैं? चारों तरफ लोग हैं, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, लाइक्स है, स्टेटस है, फिर भी मन में एक अजीब सा खालीपन है। जैसे कोई आपको देख नहीं रहा, जैसे आपकी असली आवाज किसी बंद कमरे में कैद हो गई है। आज का युवा बाहर से बहुत कनेक्टेड दिखता है, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा अकेला है। आप अपने कमरे में बैठे होते हैं, फोन हाथ में, दुनिया की खबरें सामने, और कहीं ना कहीं अंदर एक डर कि मैं पीछे तो नहीं छूट रहा, कि लोग मुझसे आगे तो नहीं निकल गए, कि मेरी जिंदगी इतनी साधारण क्यों है। लेकिन सोचिए, अगर सच में आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां बाहर युद्ध चल रहा हो, हर दरवाजे पर खतरा हो, हर कदम पर मौत की आहट हो, और आपको कहा जाए चुप रहो, सांस भी धीरे लो वरना सब खत्म हो जाएगा। ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? रोएंगे, हार मान लेंगे, भगवान को कोसेंगे, या फिर अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां कोई ताला नहीं पहुंच सकता? ये कहानी है एक लड़की की, एक किशोरी, जिसकी उम्र में आज के बच्चे रील्स बनाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं। लेकिन उसकी उम्र में उसने मौत की आहट सुनी, उसने बंद खिड़कियों के पीछे जिंदगी जी, उसने डर को रोज अपने सामने बैठा देखा, और फिर भी उसने दुनिया को एक ऐसी आवाज दी जो आज भी गूंजती है। उसका नाम था एनी फ्रैंक। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह कहानी सत्ता के बड़े फैसलों के पीछे छुपे दबाव की है। ये कहानी उस अकेलेपन की है जो राजनीतिक निर्णयों से जन्म लेता है। ये कहानी उस बच्ची की है जो विश्व युद्ध के बीच में फंस गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में कुछ बड़े लोग सत्ता के खेल खेल रहे थे। जब बड़े लोग फैसले लेते हैं तो अखबारों में सिर्फ हेडलाइन छपती है, लेकिन उन फैसलों के नीचे दबे होते हैं लाखों मासूम जीवन। किसी का बचपन, किसी की मां, किसी का सपना। आज भी जब हम टीवी पर खबर देखते हैं, सीमा पर तनाव, युद्ध की आशंका, सरकार का निर्णय, हम शायद सिर्फ बहस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी घर में एक बच्चा डर रहा होता है, किसी मां को नींद नहीं आ रही होती, किसी पिता को लगता है कि उसका भविष्य अब उसके हाथ में नहीं। एनी फ्रैंक भी ऐसी ही एक बच्ची थी। वो सैनिक नहीं थी, वो नेता नहीं थी, वो कोई आंदोलनकारी नहीं थी। वो बस एक लड़की थी जिसे लिखना पसंद था, जिसे हंसना पसंद था, जिसे सपने देखना पसंद था। लेकिन दुनिया ने उसे एक बंद कमरे में धकेल दिया, और उस कमरे में जहां बाहर गोलियां थीं, अंदर डर था, वहीं उसने अपनी डायरी में एक ऐसी दुनिया रची जो आज भी लोगों को हिम्मत देती है। सोचिए, जब बाहर की दुनिया टूट रही हो, तब अंदर उम्मीद बचाना कितना मुश्किल होता होगा। आज हम थोड़ी सी असफलता से टूट जाते हैं। एक परीक्षा में कम नंबर आए, एक वीडियो वायरल नहीं हुआ, किसी ने तुलना कर दी, तो आत्मविश्वास हिल जाता है। लेकिन उस लड़की ने, जिसके पास न आजादी थी, न भविष्य की गारंटी, न सुरक्षा का भरोसा, उसने लिखा, मुझे अब भी विश्वास है कि लोग अंदर से अच्छे होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, इतने अंधेरे में भी इतनी रोशनी? ये कहानी आपको इतिहास नहीं पढ़ाएगी, ये कहानी आपको आईना दिखाएगी। आपको दिखाएगी कि असली आजादी बाहर के दरवाजों से नहीं आती, वो आती है अंदर के विचारों से, अंदर के साहस से। और जब बड़े राजनीतिक निर्णय आपकी जिंदगी को हिला दें, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तब आप क्या करेंगे? भागेंगे या अपनी कहानी खुद लिखेंगे? आज हम एनी फ्रैंक की यात्रा पर चलेंगे, उस बच्ची के साथ जो युद्ध की धुंध में छुपी रही, लेकिन उसकी आवाज दुनिया भर में फैल गई। हम देखेंगे कैसे सत्ता के फैसले एक घर को छीन सकते हैं, कैसे डर इंसान को भीतर से तोड़ सकता है, कैसे अकेलापन धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है, और फिर कैसे वही अकेलापन एक ताकत भी बन सकता है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे, तो शायद अगली बार जब आप अपने कमरे में अकेले बैठेंगे, तो वो कमरा
आपको कैद नहीं लगेगा। वो आपको एक जगह लगेगी जहां से आपकी असली आवाज जन्म ले सकती है, क्योंकि कभी-कभी बंद कमरों में ही सबसे बड़ी आजादी पैदा होती है। ये सिर्फ एनी फ्रैंक की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी हो सकती है। अब शुरू करते हैं उस सफर को जहां एक बच्ची ने दुनिया के सबसे अंधेरे समय में अपने शब्दों से रोशनी जलाई। युद्ध की कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों में बड़ी दूर से सुनाई देती हैं। वहां तारीखें होती हैं, नक्शे होते हैं, सेनाएं होती हैं और बड़े बड़े नेताओं के नाम होते हैं। लेकिन उन तारीखों के बीच जो खामोश जगहें होती हैं, वहां छुपे होते हैं लाखों छोटे जीवन, ऐसे जीवन जिनके बारे में किताबें ज्यादा नहीं लिखती। उन्हीं खामोश जगहों में एक छोटी सी लड़की की कहानी शुरू होती है। 1929 का साल, जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट। एक यहूदी परिवार के घर में एक बच्ची पैदा होती है, एनी। उस समय दुनिया सामान्य लगती है। शहर की सड़कों पर लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानों में रौनक है। एनी का घर भी बिल्कुल किसी साधारण परिवार जैसा ही था। उसके पिता ओटो फ्रैंक पढ़े लिखे शांत स्वभाव के इंसान थे। माँ एडिथ अपने परिवार को संभालने में लगी रहती थी। बड़ी बहन मार्गोट पढ़ाई में तेज थी। एनी छोटी थी, चंचल थी और बहुत बातूनी थी। उसे लोगों को देखना अच्छा लगता था। उसे हंसना, खेलना और कल्पनाएं करना पसंद था। अगर कोई उस समय एनी को देखता तो शायद सोच भी नहीं सकता था कि ये बच्ची एक दिन दुनिया के सबसे कठिन समय की गवाह बनने वाली है। लेकिन उसी समय जर्मनी की राजनीति में एक ऐसी आग धीरे धीरे जल रही थी जो लाखों जीवन बदलने वाली थी। सत्ता में एक आदमी उभर रहा था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसके भाषणों में गुस्सा था, डर था और एक ऐसा विचार था जिसमें कुछ लोगों को दूसरों से कम समझा जाता था। जब बड़े लोग राजनीति में नफरत के बीज बोते हैं तो उसके फल सबसे पहले आम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। धीरे धीरे जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नियम बनने लगे। पहले छोटे छोटे नियम, जैसे किसी दुकान में जाने की मनाही, किसी स्कूल में पढ़ने पर रोक, कुछ जगहों पर काम करने की अनुमति नहीं। शुरुआत में ये सब दूर की चीज लगता है। लोग सोचते हैं शायद कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, शायद ये सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। लेकिन नफरत जब कानून बन जाती है तो उसका असर धीरे धीरे हर दरवाजे तक पहुंच जाता है। ओटो फ्रैंक ने यह खतरा जल्दी समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि जर्मनी अब उनके परिवार के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहा। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपना देश छोड़ने का। किसी भी इंसान के लिए अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। वो घर जहां आपकी यादें होती हैं, आपकी भाषा होती है, आपकी पहचान होती है। लेकिन जब सुरक्षा और पहचान के बीच चुनाव करना पड़े तो इंसान अक्सर सुरक्षा को चुनता है। 1933 में फ्रैंक परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम आ गया। ये एक नई शुरुआत थी, नई सड़कें, नई भाषा, नई लोग। उस समय एनी बहुत छोटी थी। उसके लिए ये बदलाव एक रोमांच जैसा था। उसे शहर की नहरें पसंद थी, साइकिलों से भरी सड़कें पसंद थी और स्कूल में नए दोस्त बनाना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे जीवन फिर से सामान्य लगने लगा। ओटो फ्रैंक ने वहां एक कंपनी शुरू की। परिवार ने एक छोटा सा घर लिया। एनी स्कूल जाने लगी। उसकी हंसी फिर से घर में गूंजने लगी। अगर उस समय किसी ने फ्रैंक परिवार को देखा होता तो उसे ये एक साधारण खुशहाल परिवार ही लगता। लेकिन इतिहास की सबसे दुखद बात यही होती है, वो अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है। 1939 में यूरोप में युद्ध शुरू हो गया और 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया। जिस खतरे से बचने के लिए फ्रैंक परिवार जर्मनी छोड़कर आया था, वही खतरा अब उनके नए घर तक पहुंच चुका था। अब वही नियम एम्स्टर्डम में भी लागू होने लगे। यहूदियों को पहचान के लिए पीला स्टार पहनना पड़ता था। वे कुछ जगहों पर नहीं जा सकते थे। पार्क, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिवहन सब धीरे धीरे उनसे छीन लिया गया। एक एक करके आजादी की छोटी छोटी चीजें गायब होने लगी। एनी के लिए यह सब समझना आसान नहीं था। वो अभी भी एक किशोरी थी। उसके अंदर सवाल थे। उसे समझ नहीं आता था कि सिर्फ यहूदी होने की वजह से उसके साथ अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है। स्कूल बदलना पड़ा, पुराने दोस्तों से दूरी बढ़ने लगी, लेकिन असली डर अभी आने वाला था। 1942 में जर्मन प्रशासन ने यहूदियों को पकड़कर लेबर कैंप भेजना शुरू कर दिया। कागजों में इन्हें काम के कैंप कहा जाता था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। लोगों को ट्रेन में भरकर अज्ञात जगहों पर भेजा जाता था। कई लोग वापस कभी नहीं लौटे। फिर एक दिन फ्रैंक परिवार के घर एक पत्र आया। यह पत्र मार्गोट के नाम था। उसे एक वर्क कैंप में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। ओटो फ्रैंक जानते थे कि इसका मतलब क्या है। उस रात घर में गहरी खामोशी थी। किसी ने जोर से बात नहीं की,
किसी ने रोने की आवाज भी नहीं आने दी। लेकिन सब समझ गए थे, अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है। ओटो फ्रैंक ने पहले से एक योजना बना रखी थी। उनके ऑफिस की इमारत के पीछे एक गुप्त हिस्सा था, एक छुपा हुआ कमरा जिसे बाहर से पहचानना मुश्किल था। वहां कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से एक छोटा सा छुपने का स्थान तैयार किया गया था। उसी जगह को बाद में लोग सीक्रेट एनेक्स के नाम से जानेंगे। 6 जुलाई 1942 की सुबह फ्रैंक परिवार ने अपना घर छोड़ दिया। वे सामान्य कपड़ों में नहीं निकले। हर किसी ने कई कपड़े पहन लिए ताकि सामान साथ ले जाने की जरूरत ना पड़े। वे ऐसे चल रहे थे जैसे कहीं घूमने जा रहे हों, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ रहे थे। सीक्रेट एनेक्स पहुंचने के बाद उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। ये दुनिया बहुत छोटी थी, कुछ कमरे, छोटी खिड़कियां, सीमित खाना और सबसे बड़ा नियम, दिन में बिल्कुल आवाज नहीं, क्योंकि नीचे ऑफिस में लोग काम करते थे। अगर किसी को भी ऊपर लोगों के छुपे होने का अंदाजा हो जाता तो सब खत्म हो सकता था। दिन में उन्हें धीरे चलना पड़ता था, पानी भी सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता था, टॉयलेट फ्लश करने तक का समय तय था। ये सिर्फ छुपना नहीं था, ये हर पल डर के साथ जीना था। और ये सब एक 13 साल की लड़की के लिए था। उसी समय एनी को उसके जन्मदिन पर एक डायरी मिली थी, लाल रंग की छोटी सी डायरी। शायद किसी को उस समय अंदाजा नहीं था कि ये डायरी एक दिन दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक बन जाएगी। सीक्रेट एनेक्स में जीवन बहुत अलग था। बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन अंदर समय जैसे रुक गया था। एनी के लिए सबसे कठिन चीज थी आजादी का खत्म हो जाना। वो खिड़की से बाहर देखना चाहती थी, लेकिन हमेशा नहीं देख सकती थी। वो जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन आवाज दबानी पड़ती थी। वो बाहर दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे सिर्फ वही लकड़ी का फर्श था। लेकिन इंसान की एक अजीब क्षमता होती है, वो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने अंदर एक दुनिया बना लेता है। एनी ने वही किया। उसने अपनी डायरी से बात करना शुरू किया। उसने अपनी डायरी को एक दोस्त की तरह नाम दिया, किटी, क्योंकि उस बंद जगह में असली दोस्त बहुत कम थे। वो डायरी में सब कुछ लिखती थी, अपने डर, अपने सपने, अपने गुस्से, अपने सवाल। कभी वो अपनी माँ से नाराज होती थी, कभी अपनी बहन से तुलना होने पर दुखी होती थी, कभी उसे लगता था कि कोई उसे समझ ही नहीं आता है। ये वही भावनाएं थीं जो आज के युवाओं के मन में भी होती हैं। फर्क बस इतना था कि आज हमारे पास फोन है, इंटरनेट है और दुनिया से बात करने के 1000 तरीके हैं। एनी के पास सिर्फ एक डायरी थी, लेकिन शायद उसी वजह से उसके शब्द इतने सच्चे थे। धीरे धीरे वो लिखते लिखते खुद को समझने लगी। जब इंसान लिखता है तो वो सिर्फ घटनाएं नहीं लिखता, वो अपने मन के अंधेरे को भी कागज पर उतार देता है। और यही प्रक्रिया इंसान को मजबूत बनाती है। सीक्रेट एनेक्स में 8 लोग रहते थे। इतनी छोटी जगह में इतने लोगों के साथ रहना आसान नहीं था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे, कभी खाने को लेकर तनाव, कभी शोर को लेकर शिकायत, कभी भविष्य को लेकर डर। हर दिन एक मानसिक परीक्षा जैसा था। और यही वो जगह थी जहां एनी धीरे धीरे बदलने लगी। शुरुआत में वो एक सामान्य किशोरी थी, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी शरारती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शब्द गहरे होते गए। वो दुनिया को समझने लगी, वो राजनीति को समझने लगी, वो इंसानों के व्यवहार को समझने लगी। कभी कभी वो खिड़की से आसमान देखती थी और लिखती थी कि पेड़ की हरी पत्तियां और नीला आसमान उसे याद दिलाते हैं कि दुनिया अभी भी सुंदर हो सकती है। सोचिए, एक लड़की जो 2 साल से एक कमरे में छुपी हुई है, जो हर दिन पकड़े जाने के डर के साथ सोती है, फिर भी वो आसमान देखकर उम्मीद लिखती है। ये वही चीज है जिसे हम अंदर की आजादी कह सकते हैं। बाहर की परिस्थितियां हमें कैद कर सकती हैं, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास की सबसे दुखद बात यह है कि कभी कभी उम्मीद के बावजूद भी सच्चाई बहुत कठोर होती है। और एनी की कहानी भी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां डर सिर्फ एक भावना नहीं रहने वाला था, वो एक वास्तविक खतरा बनने वाला था। और उसी मोड़ पर एक किशोरी की डायरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आवाज बनने वाली थी। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं होती, वे बस एक जगह रुक जाती हैं और फिर समय के साथ लोगों के दिलों में आगे बढ़ती रहती हैं। एनी फ्रैंक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगस्त 1944 की एक सुबह, सीक्रेट एनेक्स के अंदर सब कुछ सामान्य जैसा ही था। वही खामोशी, वही दबे हुए कदम, वही सावधानी। 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका था उस छुपे हुए जीवन को जीते हुए। बाहर की दुनिया युद्ध में डूबी हुई थी, लेकिन अंदर उन लोगों ने अपने डर के साथ जीना सीख लिया था। इंसान की आदत भी अजीब होती है। सबसे कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं। लेकिन उस सुबह अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। कदमों की भारी आहट,
अजनबी आवाजें और कुछ ही पलों में वो जगह जो 2 साल तक दुनिया से छुपी रही थी खोज ली गई। इतिहास आज तक पूरी तरह नहीं जान पाया कि जानकारी किसने दी। किसी ने देखा था, किसी ने बताया था, या ये सिर्फ एक संयोग था। लेकिन उस दिन 8 लोगों का वो छोटा सा संसार टूट गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल तक जिस जगह ने उन्हें छुपाकर रखा था, अब वही जगह अचानक खाली हो गई। एनी की डायरी वहीं रह गई। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी आवाजें उसी तरह बच जाती हैं, संयोग से। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं है। फ्रैंक परिवार को अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया। भूख, बीमारी, ठंड और अमानवीय परिस्थितियां। एनी और उसकी बहन मार्गोट को बर्गन बेल्सन कैंप भेजा गया। वहां हजारों लोग बीमारी और भूख से जूझ रहे थे। उस समय एनी सिर्फ 15 साल की थी। एक उम्र जब आज के बच्चे कॉलेज के सपने देखते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं, दोस्तों के साथ भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन उस उम्र में एनी युद्ध के सबसे अंधेरे हिस्से से गुजर रही थीं। 1945 की शुरुआत में टाइफस नाम की बीमारी कैंप में फैल गई। कमजोर शरीर, खराब हालात और लगातार भूख, इन सब के बीच एनी और उसकी बहन दोनों बीमार पड़ गईं। कुछ ही समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। वो लड़की जिसने अपनी डायरी में इतनी उम्मीद लिखी थी, जिसने अंधेरे में भी इंसानों की अच्छाई पर विश्वास जताया था, वो दुनिया को देखे बिना ही चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शब्द कभी-कभी इंसान से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद एनी के पिता ओटो फ्रैंक ही परिवार के अकेले सदस्य थे जो जीवित बचे। जब वे एम्स्टर्डम लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी नहीं रही। लेकिन उसी समय उन्हें एनी की डायरी मिली, वो डायरी जो उसने अपने छुपे हुए जीवन के दौरान लिखी थी। शुरुआत में ओटो फ्रैंक ने उसे पढ़ना शुरू किया। एक पिता अपनी बेटी के शब्द पढ़ रहा था, उसके डर, उसके सपने, उसके सवाल। और धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यह सिर्फ एक लड़की की निजी डायरी नहीं है, ये एक समय की गवाही है। ये उस दुनिया की कहानी है जहां बड़े राजनीतिक फैसलों ने लाखों छोटे जीवन बदल दिए। ओटो फ्रैंक ने उस डायरी को प्रकाशित करने का फैसला किया। 1947 में पहली बार एनी फ्रैंक की डायरी दुनिया के सामने आई। धीरे धीरे वो किताब अलग अलग भाषाओं में अनुवादित होने लगी। आज वो दर्जनों भाषाओं में पढ़ी जाती है, दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाई जाती है। लाखों लोग उसे पढ़कर रुक जाते हैं और सोचते हैं, एक किशोरी की आवाज इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? शायद इसलिए क्योंकि वो आवाज बिल्कुल सच्ची थी। उसने खुद को महान बनाने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को मजबूत दिखाने का नाटक नहीं किया। उसने वही लिखा जो वो महसूस कर रही थी। डर, उलझन, अकेलापन, गुस्सा और फिर भी उम्मीद। आज जब हम अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं तो हमें शायद महसूस होगा कि हमारे आसपास भी कई तरह के बंद कमरे हैं। कभी वो कमरा तुलना का होता है। सोशल मीडिया खोलते ही हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है। किसी की सफलता, किसी की यात्रा, किसी की चमकती हुई तस्वीरें। धीरे धीरे हम खुद को एक मानसिक कमरे में बंद कर लेते हैं। कभी वो कमरा असफलता का होता है। एक परीक्षा खराब हो जाए, एक सपना पूरा ना हो तो हमें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। कभी वो कमरा डर का होता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरी कोशिश का मजाक उड़ गया तो? लेकिन एनी फ्रैंक की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। असली कैद बाहर की दीवारों से नहीं बनती। असली कैद तब बनती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। एनी के पास लगभग कुछ भी नहीं था, न आजादी, न भविष्य की गारंटी, न सुरक्षित जीवन। लेकिन उसके पास एक चीज थी, अपने विचार। और वही चीज किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वो डायरी लिख रही थी तब उसे नहीं पता था कि दुनिया उसे पढ़ेगी। वो सिर्फ खुद से बात कर रही थी, लेकिन वही ईमानदारी उसकी आवाज को अमर बना गई। आज के समय में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें प्रसिद्ध होना है, हमें सफल होना है,
हमें दुनिया को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी असली ताकत सिर्फ इतनी होती है कि आप अपने सच को बचाए रखें। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, आपके अंदर की रोशनी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है। सत्ता बदलती रहती है, राजनीतिक फैसले आते जाते रहते हैं, युद्ध शुरू होते हैं, खत्म होते हैं, लेकिन इंसान के विचार, इंसान की संवेदनाएं, इंसान की सच्ची आवाज, वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहती है। एनी फ्रैंक की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण होगी। वो ये भी नहीं कहती कि हर संघर्ष का सुखद अंत होगा, लेकिन वो हमें एक और गहरी चीज दिखाती है कि अंधेरे समय में भी इंसान के अंदर रोशनी पैदा हो सकती है, और कभी-कभी वो रोशनी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो पूरे इतिहास को रोशन कर देती है। आज अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं, अकेले, थोड़े उलझे हुए, थोड़े दबाव में, तो शायद ये याद रखना अच्छा होगा कि दुनिया के इतिहास की सबसे प्रेरणादायक आवाजों में से एक आवाज भी एक बंद कमरे से ही आई थी। कभी-कभी वही जगह जहां हमें लगता है कि हम कैद हैं, वही जगह हमारी असली आजादी की शुरुआत बन सकती है। और शायद यही एनी फ्रैंक की कहानी का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा संदेश है। दरवाजे बंद हो सकते हैं, खिड़कियां छोटी हो सकती हैं, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा है, तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना,